गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल के वीडियो में हम आपको स्ट्रैटेजी लेकर आए थे यूपीएससी क्रैक करने की, आज की इस वीडियो में एक नया प्रयास है ये। और इस नए प्रयास में हमने ये सोचा कि क्यों नहीं आपको टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा दिया जाए। जैसे आज की इस सेशन में हमने क्या किया है, टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 चैप्टर लिया है। तो 5 चैप्टर की डिटेलिंग कर देंगे और उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा सर कि अगर आप डेली, चूँकि ये कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे हो जाए धीरे धीरे, है ना। तो जो भी चीज़ आपको न्यू लगेगा आप ज़रूर एक नोटबुक बना लीजिएगा। मीन्स कहने का सेंस ये है कि एक आप 20-30 रुपए की या 50 रुपए का एक अनरूल्ड नोटबुक ले लीजिएगा। जैसे जैसे अपन यहाँ पे लिखते जाएंगे वैसे वैसे क्या करिएगा, आप उस टॉपिक के बारे में नोट करते जाइएगा, ठीक है सर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने टोटल 5 टॉपिक लिए हैं और 5 टॉपिक 5 चैप्टर से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सर, आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, तो टॉपिक हम लिख देखते हैं। डेली हम टॉपिक लिख दिया करेंगे। आज टॉपिक पहला है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना। दूसरा हमारा आज का चैप्टर है, एक वर्धन डायनेस्टी का सबसे महान शासक के बारे में आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक हमारा दूसरा चैप्टर है। तीसरा, मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को हमने पिक किया है, जिसे आप पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। चौथा एक चैप्टर पिक किया है जो गांधी के कॉन्टेक्स्ट में है, और गांधी का कॉन्टेक्स्ट किस सेंस में है, तो ये चंपारण सत्याग्रह के सेंस में है। और पांचवा जो टॉपिक है वो हमने कुतुब मीनार को पिक किया हुआ है। किसे सर? कुतुब मीनार को। तो यही 5 चैप्टर रहने वाला है आज के सेशन में। तो बिना देर किए हुए, बिना ज़्यादा बात किए हुए फोकस करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सेशन में, आज आप देख लेना सर, आज से ये सेशन शुरू हो रहा है 5 चैप्टर के साथ। पहला क्वेश्चन पढ़िए, हड़प्पा के नगरीय जीवन में क्या कह रहा है सर? हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतों बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। इसमें से कौन से कथन सही हैं, है ना। तो क्वेश्चन अपना ये कह रहा है, लेकिन चैप्टर अपना क्या है सर? हड़प्पा सभ्यता। तो हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो कोई नहीं बताता है। मीन्स एग्ज़ाम वहीं पर तो चोट करता है ना, जहाँ पे आप पढ़ना छोड़ देते हैं उस टॉपिक को लेकर। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करें तो पहली चीज़ ज़रा ध्यान देना, कई बार आप देखे होंगे कि इसका कालखंड अलग अलग है। कई जगह 2500 से 1700 है, कई जगह 2600 से है, कई जगह 2350 से है। तो हम कौन सा माने? तो देखो, जब भी कालखंड की बात की गई तो कार्बन डेटिंग को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई। किसको सर? कार्बन डेटिंग को, ठीक है, C14 को। इसके अनुसार एक हमें कालखंड मिला कि 2350 BC से लेकर जो 1750 BC है, मतलब कि यहाँ पर इस काल को हमने हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें, दूसरा क्या याद रखना है इसमें, तो सर ये एक आद्य ऐतिहासिक काल का, ये हड़प्पा किस काल में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तीसरा अगर इसके बारे में पॉइंट जाने तो सर इसकी सिटी बिल्डिंग के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये भी जाने कि सर ये ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही उन्नत व शहरी सभ्यता थी। मीन्स एडवांस एंड अर्बन सिविलाइजेशन थी। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर कोई शहर बहुत उन्नत होगा तो क्या वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य होगा कि नहीं होगा? क्या वहाँ पर व्यापार व वाणिज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य होगा तो आप बताओ कि उस समाज में किसकी प्रधानता होगी? तो व्यापारिक वर्गों की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी सर? व्यापारिक वर्गों की प्रधानता, ठीक है। इतनी बात तो हम जानते हैं। चलो, अब जब सर शहर उन्नत होगा
तो इस शहर में यहाँ पर क्या होगा सर, शहर निर्माण की भी तो बात आएगी, नगर निर्माण की भी तो बात आएगी। अच्छा, नगर निर्माण की जब बात आएगी तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान देना कि जब यहाँ पे नगर निर्माण की बात आ रही है तो इस नगर निर्माण में दो तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली महानगर है तो आप देखेंगे जो साउथ दिल्ली का एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई फाई है, बहुत पॉश है, लेकिन और जगह वैसी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भी दो तरह की चीज़ें हमें वर्गीकरण देखने को मिलता है, एक पश्चिमी जिसे वेस्टर्न पार्ट कहते हैं और एक पूर्वी जिसे ईस्टर्न पार्ट कहते हैं, है ना। जिसे क्या कहते हैं सर, ईस्टर्न पार्ट कहते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट क्या होता था, थोड़ा सा ये ऊंचे स्थान पे बना होता था और ये चारों तरफ से घिरा रहता था, मतलब फोर्टिफाइड था, और ये नीचे स्थान पे रहता था और यहाँ पर ये फोर्टिफाइड नहीं था। ये क्या था सर, फोर्टिफाइड नहीं था। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो घेराबंदी की गई है ये सुरक्षा दृष्टि से की गई है। इसका मीनिंग ये है कि सर यहाँ पर रूलिंग क्लास रहता होगा, यहाँ पे शासक वर्गों की भूमिका होगी और यहाँ पर कॉमन मैन की, कॉमन पीपल की भूमिका होगी, सामान्य जन की। तो ध्यान देना, नगर निवेजन दो प्रकार का, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। अच्छा, आगे एक और चीज़ अगर बात करें तो ये भी ध्यान देना सर कि आप इस बात को भी समझते होंगे, ये ऊपर वाला हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें बहुत डिटेलिंग करनी है टॉपिक को लेकर। तो ये 5 चैप्टर आप देख लेना। अब यहाँ पर और चीज़ ज़रा ध्यान से समझना है। एक चीज़ आप इस बात को समझो कि सर क्या यहाँ पर इनको लोहे का ज्ञान था, तो इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। इनको किसकी नॉलेज नहीं थी सर, तो इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी, लोहे का ज्ञान यहाँ पर नहीं था। ठीक है, चलो एक और चीज़ ज़रा ध्यान देना, ये हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी नहीं थी, ये अश्व केंद्रित समाज नहीं था, मीन्स घोड़े की प्रधानता नहीं थी। तो ऐसा क्या है कि घोड़े की हड्डियाँ नहीं मिली होंगी, तो नहीं, घोड़े की हड्डियाँ मिली है। तो कहाँ से मिली है सर, तो एक प्लेस है जिसका नाम है सुरकोटदा। इसी सुरकोटदा से हमें क्या मिला है, तो हॉर्स के बोन्स के प्रमाण मिले। क्लियर है, तो ये दो बातें ध्यान देना। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ध्यान देना सर, अब ये लोग क्या थे, इनका जो समाज था वो मूर्तियों का पूजा करता था, मूर्ति पूजक समाज था। अब जब भी हम इंडस वैली पढ़ेंगे तो हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मूर्ति पूजक समाज में बिलीव करते थे, लेकिन वहीं आर्य जो थे वो मूर्ति पूजा में नहीं, वो आर्य कौन से क्या कर रहे थे सर, तो वो नेचर वर्शिप, प्राकृतिक पूजा के क्या थे, सपोर्टर थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में और अगर आगे बात करें तो समाज कैसा था, तो समाज था पितृसत्तात्मक। कैसा था, सॉरी, समाज कैसा था सर, तो समाज कैसा था, समाज था मातृसत्तात्मक। कैसा समाज था सर, मातृसत्तात्मक। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, 1921 में एक हिस्टोरियन रहे जिनका नाम है दयाराम साहनी। इन्होंने ही क्या किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले शहर हड़प्पा की खोज की। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो ये आकृति कौन सी है सर, त्रिभुजाकार आकृति है, ये भी ध्यान देना है। अच्छा, एक और बड़ी बात अगर बात करें तो सर यहाँ पर पशुपति शिव की भी क्या मिलती है, मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखो, अगर व्यापार की प्रधानता होगी तो व्यापार की प्रधानता होगी तो और सिटी बिल्डिंग भी तो होंगे, शहर निर्माण भी तो होंगे। तो बड़े बड़े शहर अगर देखें तो हड़प्पा शहर है, मोहनजोदारो है, राखीगढ़ी है, लोथल है, ये सारे बड़े शहर हैं। धौलावीरा का आप नाम जानते ही होंगे, तो ये सारे बड़े शहर इसमें आते हैं। ठीक है,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आज के इस क्वेश्चन में हम इतना ही डिटेलिंग करते हैं, फिर एक बार और क्वेश्चन लेकर आएंगे तो फिर और डिटेलिंग कर देंगे, ठीक है सर। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसी से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, ठीक है। आइए ज़रा इसके बारे में देखा जाए। देखो पहला क्या कह रहा है सर कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था, सिटी बिल्डिंग मौजूद थी। इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। ग्रिड सिस्टम आप जानते ही होंगे, है ना। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। ये लिपिक शिल्पकार कौन लोग हैं सर, तो ये व्यापारिक वर्ग में ही तो आ रहे हैं। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। सर ये एडवांस और अर्बन सिविलाइजेशन है तो किसकी प्रधानता ज़्यादा है, व्यापार की। इसका मतलब तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो रहा है, 1, 2 और 3। राइट आंसर इसमें क्या हो रहा है सर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहले नंबर प्रश्न में हमने कोशिश की कि आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा बता दिया जाए जो एग्ज़ाम के लिए बड़ी ज़रूरी है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं, और भी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी एक पेज में टॉपिक लिखना तो वो पूरा पेज आगे पीछे का छोड़ देना, है ना, आगे के अपडेट के लिए, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन खत्म होता है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका। Who stopped Emperor Harsha attempt to advance southwards on the river नर्मदा, ठीक है। तो ये आप जानते भी होंगे कि पुलकेशन द्वितीय ने रोका, लेकिन उसके पहले मैं आपको पूरी डिटेलिंग बता देता हूँ, और पूरी डिटेलिंग क्या है वो ज़रा ध्यान से समझना। देखो क्या है, पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है सर, पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है। तो गुप्तोत्तर काल को ही पोस्ट गुप्ता पीरियड कहा गया है ना। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक ऐसा इंसान आता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है सर, हर्षवर्धन। ये किस डायनेस्टी से आता है सर, तो ये वर्धन डायनेस्टी से आता है। कहाँ का शासक है सर, थानेश्वर का शासक है। कहाँ का शासक है, थानेश्वर का। लेकिन इसकी राजधानी थानेश्वर नहीं है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर है, लेकिन इसकी राजधानी ये थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट करता है, कनौज की तरफ, ठीक है। अब ये शासक बन जाता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड अगर आपने पढ़ा होगा तो उस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मीन्स राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। जो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में गांव के साथ धीरे धीरे राजा की पावर बढ़ती है। तो राजा एक राज्य का निर्माण करता है, अंपायर का निर्माण करता है। वही धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो डाउन होते लगता है। और डाउन आपने सुना भी होगा ना, गुप्ता पीरियड के लास्ट डिकेड में क्या हुआ, तो वहाँ पे व्यापारी और वाणिज्य में क्या हो गई, गिरावट आ गई। तो फिर शहरीकरण में भी गिरावट आने लगा, है ना। तो अब वही राज्य क्या बनने लगे सर, तो वही राज्य बनने लगे सैन्य छावनी। क्लियर है, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा कनौज, एक और नाम आपको बता देते हैं स्कंदवाड़। ध्यान रखना सर, स्कंदवाड़, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो हर्षवर्धन ने सोचा क्यों नहीं बेनिफिट लिया जाए। तो हर्षवर्धन इस भारत में शासक बैठा हुआ है, और इसने क्या किया, दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करी। पहला डायरेक्शन वो बढ़ा नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो वो कहाँ पहुँचा, बंगाल पहुँचा। बंगाल पहुँचकर वहाँ पर एक शासक मौजूद, गौड़ शासक मौजूद, जिसका नाम है शशांक कौन सा मतानुयायी का शासक है सर, तो ध्यान रखना शैव, ठीक है। तो शशांक को इसने क्या किया, पराजित कर दिया। हर्षवर्धन किसको पराजित कर रहा है, शशांक को पराजित कर रहा है, ठीक है। हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है तो आप सुन के भी लिख लेना, ठीक। अब जब ये हर्षवर्धन साउथ की तरफ बढ़ा, तो साउथ की तरफ जब बढ़ रहा है तो एक बड़ा शासक है जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड से इसका वॉर होता है, और पुलकेशिन सेकंड इसको क्या करता है, पराजित कर देता है। कहाँ पराजित करता है, नर्मदा नदी के तट पर।
अच्छा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन से इंस्क्रिप्शन से? तो एहोल अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन बनेगा सर एहोल अभिलेख किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। अच्छा, हर्षवर्धन जब पराजित होता है तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। हर्षवर्धन जब पराजित हुआ तो सेंट्रल रूलर क्या हो गया, भारत का डाउन हो गया। अच्छा, सेंट्रल रूलर डाउन हो गया, इसका मतलब ये है कि अब कोई केंद्रीय सत्ता तो रही नहीं, और जब केंद्रीय सत्ता नहीं रही, हर्षवर्धन के डाउन होने से क्या हुआ सर, केंद्रीय सत्ता नहीं रही। और जैसे ही जब केंद्रीय सत्ता नहीं रही, सेंट्रल पावर नहीं रहा, तो इसके अधिकारियों ने, इसके सबऑर्डिनेट्स ने अपने अपने क्षेत्रों को क्या कर दिया, अपने अपने क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो यहीं से आप सामंतवाद की नींव को मजबूत देखेंगे, और यही फ्यूडल लॉर्ड्स जिन्हें सामंतवाद कहा गया, आगे चलकर ये क्या बन जाएंगे, यहीं से दौर शुरू हो जाएगा राजपूत काल का। तो कई जगह आपने सुना होगा कि राजपूतों का विकास कहाँ दिखाई देता, 8वीं सदी में हर्षवर्धन के पराजय के पश्चात। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आइए जरा हम बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, अब इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या भाई, तो सबसे पहले ध्यान देना, इसे क्या कहा गया सर, इसे कहा गया अंतिम हिंदू सम्राट। क्या कहा गया इसे, अंतिम हिंदू सम्राट। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के बात कर रहे हैं। इसका दरबारी कौन था, तो इसका दरबारी था बाणभट्ट। कौन था सर, बाणभट्ट। कहाँ का निवासी है बाणभट्ट, बिहार का निवासी है। कहाँ का, पाटलिपुत्रा का। कहाँ का निवासी है, पाटलिपुत्रा का। ठीक है, आगे जरा ध्यान देना, ये बहुत दान देता था कौन, हर्षवर्धन। तो दान देने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, हातिम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हातिम नाम दिया गया। ठीक है, आगे और चीज़ ज़रा ध्यान देना। हालांकि ये कहा जाता है, बाणभट्ट ने ऐसा कहा, बाणभट्ट ने इसकी एक जीवनी लिखी जिसका नाम था हर्षचरितम। क्या नाम है सर, हर्षचरितम। ठीक है, हर्षचरितम इसकी एक जीवनी लिखी। और बाणभट्ट के हिसाब से, हालांकि दावा किया किसने, हर्षवर्धन ने भी, कि उसने क्या लिखा है, तो 3 नाट्य ग्रंथ की रचना की है। हालांकि हिस्टोरियन अभी भी इस पर सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि एग्जाम में पूछता है तो ये चीज़ें हम भी बता देते हैं। पहला है सर प्रियदर्शिका, 3 नाट्य ग्रंथ की रचना करी प्रियदर्शिका। दूसरा है नगानंद, ये नाम ध्यान रखना सर। और तीसरा है रत्नावली। क्या नाम है, रत्नावली। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ज़रा ध्यान देना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि सर इसके समय चूँकि दान बहुत ज़्यादा देगा तो टैक्स तो ज़्यादा नहीं रखेगा, तो टैक्स इसके समय भी कितना है, 1/6 है। ठीक है, अच्छा इसे संस्कृत का विद्वान भी कहा गया है। ध्यान देना सर, संस्कृत का विद्वान भी कहा गया। राजा बहुत पढ़े लिखे रहे, बहुत बहादुर भी रहे, संस्कृत का विद्वान कहा गया। अच्छा, इसे अंतिम बौद्ध शासक भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया सर, अंतिम बौद्ध शासक भी कहा गया है। ये भी चीज़ें आप ध्यान देना। ठीक है, अच्छा एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस शाखा का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, आगे और अगर बात करें तो सर ये क्या करता था, चूंकि बौद्ध मतानुयायी था तो ये बौद्ध सम्मेलन आयोजित करवाता था। तो बौद्ध सम्मेलन कहाँ कहाँ, तो बौद्ध मीटिंग ये कहाँ कहाँ, तो एक तो अपनी राजधानी में कराएगा और एक कराता था कहाँ पर, प्रयाग में। अच्छा, प्रयाग में ये प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मीटिंग कराता, जिसे प्रयाग में कराता, और इसका उसने एक नाम दिया, और वही नाम है महामोक्ष परिषद। क्या नाम है सर, महामोक्ष परिषद। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी डिटेलिंग। हमें नहीं लगता है कि हर्षवर्धन से इससे बाहर का कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हर्षवर्धन के साथ ध्यान देना। आंसर जाता है कहाँ पे सर, तो पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लेना, बाकी लास्ट में हम बता देंगे पीडीएफ वगैरह के बारे में भी। ठीक है सर, तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग, आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं। देखिए,
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थर्ड क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। टॉपिक क्या है सर? तो टॉपिक है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। टॉपिक है हमारा सर मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है आज, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप, ठीक है सर। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में स्टेटमेंट देख लो, हम इसकी डिटेलिंग कर देते हैं। और लेकिन पहले पढ़ ही लो, ज़्यादा सही रहेगा। देखो क्या है, क्या कह रहा है ये? तो ये कह रहा है तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की। तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले गया। तुगलक के काल में दक्षिण भारत में दो नए राज बहमनी विजयनगर का जन्म हुआ। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया। सही कथन बताएं, ठीक है। अब देखो सर, इसके बारे में पूरी डिटेल देखो। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना तो सर ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। क्या था सर? वेल एजुकेटेड था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। कौन? तो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन है सर? तो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक। दूसरा जरा ध्यान देना सर, इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसने क्या करी सर, इसने अपनी सारी चीज़ों को जब आगे बढ़ाया तो कहा जाता है इसके बारे में कि सर ये एक ऐसा इंसान था जिसकी योजनाएं समय के आगे की थी, लेकिन योजना को पूर्णतः कार्यान्वयन जमीन स्तर पे नहीं कर पाया, इसीलिए इसकी योजनाएं फेल हो गई। इसीलिए हिस्टोरियन ने इसे किस नाम से पुकारा? पागल सुल्तान से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, मैक्सिमम एक्सपांसन इसी के काल में है, ये भी ध्यान देना। अच्छा, जब ये शासक बना, मतलब जब ये सुल्तान बना, तो इसने सबसे पहले क्या किया? अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल किया, राजधानी परिवर्तन किया। अच्छा, राजधानी परिवर्तन कहाँ से? तो राजधानी परिवर्तन सर दिल्ली से दौलताबाद। ध्यान देना, दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? तो दौलताबाद देवगिरी के पास है, डेक्कन का एरिया है, ठीक है। अच्छा, आगे और जरा ध्यान देना कि इसने क्या किया सर, दोआब में, दोआब तो जानते होंगे, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ होता है। तो दोआब में इसने टैक्स कितना लगाया सर? तो दोआब में इसने टैक्स 50% लगाया। ध्यान देना, केवल दोआब में टैक्स 50% है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी क्या है सर? तो अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत, पूरे अपने दिल्ली सल्तनत में 50% लगा रहा है, पूरे अपने अंपायर में, जबकि ये सिर्फ कहाँ पे? दोआब में। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। आगे ध्यान देना, जब इसके पास पैसे खत्म हो गए तो इसने टोकन करेंसी चलाई, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। क्या चलाई सर? टोकन करेंसी चलाई, ठीक है। अच्छा, जब इसे बहुत रेवेन्यू नहीं मिल पाया, हालांकि आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि पागल सुल्तान जब इसे कहा गया तो इसे ये भी कहा गया कि बड़ा बैड लक रूलर भी रहा। क्या रहा सर? बड़ा बैड लक रूलर रहा, ठीक है। तो सर सांकेतिक मुद्रा को ध्यान देना। एक और चीज़ ध्यान देना इसके बारे में कि इसने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया, एक इसने क्या बनाया सर? कृषि विभाग बनाया, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया कि किसी भी तरह क्या किया जाए? प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम दीवान ए कोही या दीवान ए आमिर कोही, ठीक है। दीवान ए कोही या दीवान ए आमिर कोही, ये ध्यान देना। इसने क्या किया? तकावी लोन जारी किया। दो ही ऐसे रूलर हैं जो तकावी लोन जारी कर रहे हैं, तकावी ऋण जारी कर रहे हैं। एक ये है मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक, और एक मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान। तो ये चीज़ें भी आप ज़रूर ध्यान देना। आगे एक और चीज़ देखना, इसके कुछ अभियानों में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे एक इसका अभियान है कराचील अभियान। एक इसका अभियान कौन सा है सर? एक इसका अभियान है कराचील अभियान, कराचील अभियान।
एक इसका अभियान है खुरासान अभियान। ये दोनों अभियान फेल हैं इसके, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना। अच्छा, दौलताबाद जब ये गया ना अपनी राजधानी शिफ्ट करके, तो दौलताबाद जब शासक जाकर रहेगा तो भाई वो उसकी पूरी प्रैक्टिस जाएगी ना, पॉलिटिकल सिस्टम जाएगा, सोशल सिस्टम जाएगा, रिलीजियस सिस्टम भी जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान देना, जब दौलताबाद गया, जब ये दक्षिण गया, तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस्लाम व्यवस्थित रूप से दक्षिण कब पहुंचा, इस्लाम सिस्टमेटिकली या व्यवस्थित रूप से दक्षिण कब पहुंचा, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। आगे चलकर आपने पढ़ा भी होगा कि इसकी स्थिति बहुत डाउन हो गई, आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ, पैसे नहीं थे, इकॉनमी डाउन हो गई, योजनाएं सफल नहीं हुई। और तो और जब भी ये गया सागर के पास के एरिया में, जब भी विद्रोह जब शुरू हुए इसके खिलाफ, लोकल रेवेलियन शुरू हुआ, तो विद्रोह को दबाने के लिए ये आगे बढ़ा। लेकिन जब ये आगे बढ़ता था तो फिर वहाँ पे प्लेग जैसी बीमारी भी फैल जाती थी। ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होगी। तो इसी सेंस में से बड़ा बैड लक रूलर रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने एक विद्रोही का पीछा करते करते अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त हुआ, मतलब इसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो एक हिस्टोरियन है, नाम जरा ध्यान देना, बदायूनी। यूपी में एक एरिया भी है बदायूं। तो बदायूनी ने इसको लिखा कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ब्रीफ। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है। तुगलक ने दुआब में किसानों पर भारी कर वृद्धि करी। भारी भाई 50-100 रुपये कमा रहे हो, 50 देना ही है ना। तो पहला सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। दौलताबाद से दिल्ली ले गया या दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दिल्ली से दौलताबाद, तो दूसरा गलत हो गया। अच्छा, जब दूसरा गलत हो गया तो आओ ज़रा एलिमिनेटिंग मेथड या एलिमिनेट किया जाए। तो देखो सर, दूसरा जहाँ जहाँ है वो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं होगा, और डी ऑप्शन नहीं होगा, और दो यहाँ भी है तो ए भी नहीं होगा, तो ए और डी तो नहीं होगा, ठीक है। तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में दो नए राज्य, बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ। जब विद्रोह शुरू हो गया, जब लोकल इसके अपने क्या हो गए, सबऑर्डिनेट्स क्या हो गए, विद्रोह करने लगे, तो इसी के समय दो ऐसे कमांडर हैं, हरियर और बुक्का, जो दक्षिण से उठाकर ले आया देवगिरी के अभियान के सेंस में। और जब ये ले आया तो उसके बाद इसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराकर फाइनली कमांडर बना दिया। जब आप देखेंगे दक्कन में या दक्षिण में विद्रोह शुरू हुआ तो हरियर और बुक्का को कमांडर बनाकर भेजा गया, और वो वहाँ जाकर अपने इंडिपेंडेंट अंपायर की नींव रखते हैं, विजयनगर, ठीक है। तो ये सारी बात, मतलब तीसरा तो सही है, ठीक है। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद नहीं किया सर, चालू करवाए। तो चौथा गलत है, सही है पहला और तीसरा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपने पास, करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3, ठीक है सर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी डिटेल डिस्कशन अभी हम इसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है सर। अब आइए आगे की बात करते हैं, और आगे की बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी के नाम से पहले, क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी डाउट हो, तो ऐसे क्वेश्चन में डाउट जब भी हो तो देखो, गांधी के या किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले जब उसे एक सम्मान दिया जाएगा, एक उपाधि जोड़ी जाएगी, तो ये ज़रूरी है ना भाई। सामान्य सोच तो यही कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति किसी न किसी घटना को सफल बनाया हो। आप बताइए, खिलाफत आंदोलन में गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग भी हो गए थे, खुद कांग्रेस शुरू में तैयार नहीं थी, तो चौथा तो नहीं होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 बहुत विशेष तो है ही नहीं, तो ये होगा नहीं। अच्छा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह गांधी कर रहे हैं तो इनको उठाकर जेल बंद कर दिया गया। जेल में बंद होने से आपको महात्मा सब तो नहीं मिलेगा। चंपारण सत्याग्रह एक बच रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिना पढ़े इसको सही किया जा सकता है ना, समझ पा रहे हो। तो इस मेथड को भी सीखना है, समझ रहे हो। चलो अपन डिटेलिंग कर देते हैं। डिटेलिंग क्या है, डिटेलिंग देखो, आंसर तो हमें मिल गया है, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग समझ लो, नहीं तो आप कहोगे कि सर नहीं, आप भी औरों की तरह बात कर रहे हैं। तो आओ डिटेलिंग की बात करते हैं। देखो,
पहली चीज़ ये है सर कि देखो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये घटना होती है, लेकिन उसके पहले थोड़ा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गांधी के बारे में बात अगर की जाए तो गांधी के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही हम बातें करते हैं। गांधी देखो 1893 में गए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। किसके लिए गए? दादा अब्दुल्ला इनके एक पारिवारिक मित्र थे, उन्हीं का केस हैंडल करने के लिए, दादा अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं गांधी 1893 में। गांधी की वापसी कब होती है सर? तो आपको पता है गांधी की वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में कुछ समय रहते हैं। कुछ किताबें बताती हैं कि यहीं पर उनको महात्मा की उपाधि दी गई। हालांकि भारत आते आते उनकी साउथ अफ्रीका में बड़ी सफलता भी है, हम कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। देखो साउथ अफ्रीका में जब गांधी रहे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात करी। वहाँ पर उन्होंने 1903 में, कब सर? 1903 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। किसकी करी? ध्यान देना, नोट कर लेना भाई। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। यही संस्था आगे चलकर इंडियन ओपिनियन, ध्यान देना, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक या वीकली क्या करती थी? पत्र निकालती थी। ये भी ध्यान देना, पत्रिका निकालती थी इंडियन ओपिनियन। वहीं पर गांधी 1904 में क्या करते हैं? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी सर? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। और वहीं गांधी 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं, जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। आपने सुना होगा क्रिकेट में जोहान्सबर्ग स्टेडियम है ना, तो जोहान्सबर्ग में वो स्थापना करते हैं। तो चलो ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं गांधी के बारे में। अब आते हैं चंपारण को लेकर। चंपारण के बारे में ध्यान देना, गांधी हुआ क्या सर? तो गांधी की बड़ी सफलता है साउथ अफ्रीका में। मान लो तुम्हारे गांव में कोई आया फॉरेन से पढ़कर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया है पढ़कर, तो भाई तुम उसके पास तो जाओगे ना कि चलो भाई हमारा भी सब्जेक्ट इकोनॉमी है, उसका भी है, तो वो ज़्यादा जानता होगा, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, तो जाओगे ना उसके पास। तो गांधी की बड़ी सफलता है वहाँ पर। क्या सफलता है हम कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी समय की सीमा है इसलिए नहीं बात कर पा रहे। फिलहाल यहाँ पे देखिए गांधी की सफलता कहाँ पर है, तो गांधी सफल व्यक्ति हैं साउथ अफ्रीका में, और जब वो भारत आते हैं तो उनका बड़ा नाम है। और उसी समय 1915 में जब भारत आते हैं तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ से शुरू हो जाता है, जिसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजुमदार। ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर चंपारण का एक इशू चल रहा है। चंपारण का क्या इशू चल रहा है आप सुनते जाना सर। चंपारण में, बिहार में चंपारण, आप जाओगे तो बापू धाम भी है अभी। तो चंपारण में क्या इशू चल रहा है ध्यान देना। चंपारण में इशू ये चल रहा है कि कुछ किसान हैं, किसान यहाँ पर हैं, और किसान के साथ साथ क्या है यहाँ पर बिजनेसमैन भी हैं जो ज़्यादातर ब्रिटिश हैं, ठीक है। ब्रिटिश बिजनेसमैन किसानों से कहते हैं कि भाई तुम हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और कॉन्ट्रैक्ट करके नगदी फसलों की खेती आरंभ कर दो। क्यों भाई? तो नगदी फसलों की खेती आरंभ इसलिए कर दो क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। कैश क्रॉप्स कल्टीवेशन करोगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत हो पाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि हम तुम्हारे इस नील को कहाँ बेचेंगे, तो फॉरेन कंट्री में, यूरोप के बाज़ारों में बेचेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, शुरू में तो चीज़ें ठीक ठाक चली, लेकिन आगे चलकर यूरोप के बाज़ारों में जर्मनी ने क्या किया, तो केमिकल कॉम्पोजिशन से क्या कर लिया, जर्मनी ने केमिकल कॉम्पोजिशन से नील बनाना सीख लिया। अब जब नील बनाना सीख लिया तो यूरोप के मार्केट पर किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का हो गया। तो भाई आपका जब सामान बिकेगा नहीं तो पैसे बेनिफिट कहाँ से होगा। तो यूरोप के बाज़ार में तो बिक नहीं रहा था, तो किसानों की स्थिति दयनीय हो रही थी। दूसरी तरफ क्या था कि ब्रिटिश इन्हें मना भी नहीं कर रहे थे, नकदी यहाँ पे नील की खेती करा ही रहे थे। नकदी फसल में कौन सा सर, तो इंडिगो, नील की खेती करा रहे थे। इसीलिए कई बार आपने एक वर्ड देखा होगा, नीलहे किसान, है ना। तो नीलहे जो किसान थे वो नील की खेती करते थे, और वो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, और इस तरह से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। नील की खेती में एक बड़ी बात
बात ये है कि जिस खेत में आप खेती करेंगे वो पूरे खेत को क्या बना देगी, बंजर बना देगी, मतलब उसमें दूसरा उपज नहीं हो सकता है नील को छोड़कर। तो किसानों की स्थिति धीरे धीरे बहुत दयनीय होती जा रही थी और यही चीज़ वहाँ के एक क्षेत्रीय नेता हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। हिस्टोरियन ने इनको कहा है कि क्रांतिकारियों में ये अकेला मर्द भी था। ऐसा बहुत बड़े नेता रहे राजकुमार शुक्ल, लेकिन हिस्ट्री में चूंकि सबल्टन हिस्ट्री नहीं लिखी गई है इसलिए उनका बड़ा योगदान नहीं दिखाई देता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ें आ जाए, आपको भी पता चले योगदान कितना था। ठीक है, फिलहाल हम जो बात करने आए हैं वो ज़्यादा सुनिए। राजकुमार शुक्ल बहुत परेशान है किसानों की स्थिति को देखकर। राजकुमार शुक्ल चाहते हैं कि किसानों की स्थिति सॉल्व हो। गांधी वहीं पे आ चुके हैं। कांग्रेस का लखनऊ सेशन शुरू होता है। देखो यहीं पर आ गए, कौन सा, ये वाला। ठीक है, लखनऊ सेशन शुरू होता है। बिहार के एक बहुत फेमस वकील हैं जिन्हें वकील बाबू के नाम से जाना जाता है, ब्रजकिशोर प्रसाद, और उसी ब्रजकिशोर प्रसाद के ही रिलेटिव्स हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ब्रजकिशोर प्रसाद का बड़ा नाम है बिहार के सेंस में। तो ब्रजकिशोर प्रसाद और कौन साथ जाता है सर, तो ब्रजकिशोर प्रसाद जाते हैं और उनके साथ जाते हैं राजकुमार शुक्ल। कहाँ जाते हैं, गांधी से मिलने। कहाँ पर, लखनऊ में। अच्छा बताओ, व्यक्ति की अचीवमेंट मिल जाए, तुम अभी एसडीएम आईएएस बन जाओ, तो तुम हमारे जैसे लोगों को ध्यान दोगे क्या, नहीं दोगे ना। तो जब उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गांधी पहली कतार, पहली सीढ़ी में, पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। राजकुमार शुक्ल पीछे से कह रहे हैं कि बाबा एक बार टाइम दे दीजिए। गांधी सुन ही नहीं रहे हैं। बाद में थोड़ा सा समय लेके सुनते हैं। राजकुमार शुक्ल यहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं, टालते हैं कि ठीक है, जब भी मैं उस दौरे पे रहूँगा, कलकत्ता जैसे एरिया में दौरे पे रहूँगा, तो मैं बिहार को भी शामिल कर लूँगा। तो राजकुमार शुक्ल मतलब सोच रहे होते हैं कि ये तो बाबा टाल रहे हैं, गांधी टाल रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं विश्वास है हमारी बातों पे तो आप वकील बाबू से पूछ लीजिए। वकील बाबू मतलब ब्रजकिशोर प्रसाद। जब ब्रजकिशोर प्रसाद भी समस्या बताते हैं तो गांधी तैयार होते हैं। तो गांधी कहते हैं ठीक है, जब मैं कलकत्ता जाऊंगा तो उस दौरे में शामिल कर लूँगा। तो गांधी क्या करते हैं, कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता से पटना आते हैं। पटना से फिर मोतिहारी आते हैं। पटना कहाँ रुकते हैं, तो आपने मजहरुल हक के आश्रम में सुना होगा जिसका नाम है सदाकत आश्रम, है ना। तो चलो, अब फाइनली ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ गांधी आकर क्या करते हैं, गांधी कैंपेन करते हैं। और कैंपेन करते हैं किस लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो 3/20 पे हुआ था। मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में क्या करना है आपको, नील की खेती करना है। इसीलिए इसे 3 कट्ठिया पद्धति कहा गया। इसी 3 कट्ठिया पद्धति के खिलाफ गांधी का आंदोलन होता है। फाइनली गांधी सफल होते हैं। और गांधी जब सफल होते हैं तो गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के दौरान। ठीक है, और बदले में गांधी टैगोर को गुरुवर की या गुरुदेव की उपाधि देते हैं। तो ये पूरी कहानी है, चंपारण सत्याग्रह इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, चलो कॉन्सेप्ट भी सुनते जाओ जिससे तुम्हें लगे कि तुम टाइम का यूटिलाइजेशन है यहाँ पर आकर। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी चीज़ें बात की जा रही हैं। ठीक है, अब सर आज के सेशन का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों ने किया। देखो कुतुब मीनार का निर्माण, आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना कि कुतुब मीनार का निर्माण सिर्फ 2 शासकों को नहीं, बहुत सारे शासकों ने किया है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। देखो कैसे, तो एक चीज़ देखना, आपने दिल्ली सल्तनत में एक वंश का नाम सुना होगा, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश जिसे आप मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 शासक का नाम आपने सुना होगा, एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम है इल्तुतमिश। ध्यान से सुनना, ऐबक ने कुतुब मीनार का क्या किया, कुतुब मीनार की नींव डाली, मतलब शुरुआत की। इल्तुतमिश ने इसे क्या करवाया, पूरा करवाया। ठीक है, आगे एक और डायनेस्टी है जिसे आप किस नाम से जानते हैं, तो तुगलक वंश के नाम से। तुगलक वंश के नाम से, और ये तुगलक वंश के नाम से एक शासक है फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया, इसकी मरम्मत कराई। तीसरी और चौथी या तीसरी 5वीं मंजिल की क्या कराई, मरम्मत कराई। एक और डायनेस्टी है जिसे आप लोदी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, और इसका एक शासक है, महान शासक है इसका, सिकंदर लोदी। इसने क्या
करवाई तो मरम्मत कराई, रिकंस्ट्रक्शन करवाया। तो आपसे जब भी पूछे सर ध्यान देना, आपसे जब भी पूछे क्वेश्चन को अगर टफ करे तो आप बहुत स्माइल पास करके इसका आंसर देना। कितनी डायनेस्टी सर? तो 3 वंश। कौन कौन वंश? तो सर गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक वंश और लोधी वंश। कितने शासक सर? 1 शासक, 2 शासक, 3 शासक और 4 शासक। कितने शासक? 4 शासक। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण क्यों कराया ऐबक ने? तो अपने गुरु की याद में। ठीक है सर। तो इसमें देख लो चारों में से कौन सा ऑप्शन है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद तुगलक नहीं होगा, अलाउद्दीन नहीं होगा, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश होगा। ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश कल के दिन अगर पेड़ देकर कूट दे दे तो ये वाला भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक। तो आप एक नोटबुक बना लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई तैयारी बेहतर हो तो आप करा लीजिएगा। हम इस चीज़ को, सेशन को कंटिन्यू लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ये कंटिन्यू ही रहेगा जहाँ तक कोशिश है। फिलहाल अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर देना, एक ग्रुप में जोड़ देंगे और वहीं पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है सर। सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना सर, है ना। कॉल करोगे टीम बैठी आपको ब्लॉक कर देगी, इसलिए आप सिर्फ क्या करना, मैसेज करना, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। हमें ये भी बताइएगा कि और क्या जो भी सजेशन है वो भी बताइएगा। और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाइएगा कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।